नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में राशील की फिल्म रोमांचक मोड़ पर आई जब स्वप्निल ने मेरे विवाह न करने की स्थिति और मेरी शारीरिक आवश्यकताओं पर सीधे सवाल पूछ लिया। आज आप सुनेंगे राशील का स्पष्ट जवाब और स्वप्निल के जीवन के गुप्त दरवाजे खुलेंगे। आप सुनेंगे विवाह न करने का भारतीय कारण। राशील बताती है कि मैंने अपने विधुर पिता को अकेला न छोड़ने का निश्चय किया है। स्वप्निल को आश्चर्य होता है कि क्या भारत में वृद्धाश्रम नहीं होते हैं। शारीरिक आवश्यकता का सीधा प्रश्न। स्वप्निल अमेरिकी समाज के चलन के अनुसार सीधे पूछता है कि मेरी शारीरिक आवश्यकता कैसे पूरी होती होगी। राशील उसे अनूठी लड़की बताती है जो अलका मैम को आदर्श मानती है। सीधे मार्ग का संकल्प। स्वप्निल अपनी व्यग्रता नहीं छुपाता। भाभी, उससे मेरा परिचय कौन करवाएगा? मुझे लगता है वाणी से मिलकर सीधे मार्ग पर चलने पर मेरा संकल्प पक्का हो सकेगा। स्वप्निल का टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। राशील जानना चाहती है कि स्वप्निल किस टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलकर आ चुका है। स्वप्निल शर्त रखता है, मेरा सच जान लेने के बाद भी आप मुझे वाणी से अवश्य मिलवाओगी। और फिर स्वप्निल अपनी कहानी बताना शुरू करता है। दोषरहित आनंद। 16 साल की उम्र में स्वप्निल पार्टीज में सब कुछ करता था, शराब, डांस, डिनर, पर बड़े भाई पराग से सीख लेकर ड्रग्स नहीं लेता था। ड्रग्स और वासना। एक पार्टी में उसकी फ्रेंड कैथरीन उसे फेंटेनिल देने की कोशिश करती है, लेकिन स्वप्निल मना कर देता है। पर उस रात कैथरीन के मादक स्पर्श से उसके युवा शरीर में एक नई तरह की भूख जागृत हो जाती है। बढ़ती चेष्टाएं। धीरे धीरे स्वप्निल खुद ही लड़कियों को खींचकर अपने से चिपकाने लगता है। और फिर एक रात उसकी फ्रेंड शालोम ने तो स्वयं ही उसे रूम में चलने के लिए कह दिया है। क्या स्वप्निल का अतीत मेरे योग्य है? क्या राशील उसकी कहानी सुनने के बाद भी मुझे उससे मिलवाएगी? अतीत की भूख, सीधे मार्ग की खोज और एक नई संभावित प्रेम कहानी। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 34 सीधे मार्ग की तलाश और स्वप्निल का टेढ़ा मेढ़ा अतीत। स्वप्निल के मन में चल क्या रहा है ये राशील को समझ आ रहा है। वो जो समझ पाई है उससे उसे वही संभावना लगती प्रतीत हुई है जिसकी कल्पना और उद्देश्य से राशील ने हो रहा वार्तालाप वाणी पर केंद्रित कर दिया है। वाणी और वो फिर एक बार साथ हो सकते हैं, उसकी आशा जगी है। वाणी के साथ की कल्पना से राशील का मुखड़ा खिल गया है। स्वप्निल उसका विवाह नहीं हुआ है, शायद वो कभी विवाह करेगी भी नहीं। उसके सच कहने से स्वप्निल की वाणी को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। क्या भारत में ऐसा भी होता है कि कोई लड़की या लड़का विवाह ही नहीं करे? स्वप्निल ने पूछ लिया। हाँ, वहाँ बहुत से लड़के होते हैं जो अविवाहित रहते हैं। इसका कारण वहाँ पुरुष नारी संख्या अनुपात समान नहीं है। जहाँ तक लड़की की बात है, वाणी अपनी तरह की निराली लड़की है। वो अपने विधुर पिता की इकलौती जीवित संतान है और अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए उसने विवाह नहीं करने का निश्चय कर रखा है। राशील ने भारतीय समाज की एक और सच्चाई बताई है। स्वप्निल आश्चर्य से राशील का मुंह देखने लगा है। क्या भारत में वृद्धाश्रम नहीं होते हैं? उसने समाधान का विचार करते हुए पूछा। होते हैं, मगर बहुत नहीं। वहाँ के समाज में अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में रख देना बुराई मानी जाती है। राशील ने भारतीय परिवारों की संस्कृति बताई है। स्वप्निल के मुख पर ऐसे भाव आए जैसे वो किसी द्वंद्व में हो। वो कुछ देर चुप रहा है। भाभी, आप जो बता रही हैं वो तो मुझे किसी अन्य ग्रह की बात लग रही है। क्या मैं अधिक स्पष्ट रूप से कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? स्वप्निल राशील का मुख निहारते हुए कह रहा है। राशील को संशय हुआ कि कहीं स्वप्निल उसके अतीत के बारे में ही कुछ पूछने वाला तो नहीं है। तभी उसे स्मरण आ गया कि मैम ने उसके अतीत की बातें स्वप्निल से भी शेयर की थी, अतः वह रिलैक्स हुई है। स्वप्निल, ये तो इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या पूछ रहे हो, उसने सतर्कता से मगर हंसते हुए कहा है। स्वप्निल ने मन ही मन कुछ तय किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाणी ने विवाह नहीं किया मगर उसकी अपनी शारीरिक आवश्यकता कैसे पूरी होती होगी। स्वप्निल का पूरा विचार चिंतन वाणी पर ही केंद्रित है।
इस प्रश्न में बुरा लगने जैसा कुछ नहीं है। आपकी यह जिज्ञासा इसलिए है कि आप यहाँ ऐसी लड़की नहीं देखते हैं। भारत में भी वाणी जैसी लड़की अनूठी ही होती है। वह 28-29 वर्ष की हो चुकी है, फिर भी उसके मन में किसी लड़के से लगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। वह बुआ को अपना आदर्श मानती है। वो उन्हें अविवाहित जीवन बिताते देखकर मानती है अविवाहित जीवन उसके लिए भी सरल ही होगा। साथ ही मुझे नहीं लगता कि उसकी शारीरिक कोई भी आवश्यकता उसके नियंत्रण से बाहर हो। राशील ने स्वप्निल की जिज्ञासा दूर करने का प्रयास किया है। अरे हाँ, मैं ये तो भूल ही गया था, बुआ भी अविवाहिता ही हैं। अब आप मेरे एक और संदेह के बारे में बताएं। ऐसा तो नहीं वाणी के मन में किसी लड़के के लिए नहीं, पर किसी लड़की के लिए विशेष स्थान हो? स्वप्निल ने अमेरिकी समाज चलन पर विचार करते हुए प्रश्न किया है। क्यों नहीं, वाणी के मन में मेरे लिए और आपकी बुआ के लिए विशेष स्थान है। उसकी कुछ छात्राएं भी हैं जिसे वो बहुत चाहती है, मगर उसमें वैसा कुछ नहीं जैसा आप पूछ रहे हो। ये बातें यहाँ सामान्य हो चली हैं, मगर भारत में अभी तक अपवाद में ही देखने मिलती हैं। राशील ने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। स्वप्निल को इस उत्तर से शांति मिली है। उसने गहरी सांस भरी है। इसका अर्थ यह है कि वाणी व्यवसाय से टीचर है, कहीं वो बुआ के स्कूल में तो जॉब नहीं करती है? स्वप्निल अनुमान लगा रहा है। आप सही समझ रहे हो, वो टीचर ही है और बुआ के स्कूल में ही जॉब करती है। उससे मेरा परिचय भी बुआ ने ही करवाया था, राशील ने स्पष्ट किया है। भाभी, उससे मेरा परिचय कौन करवाएगा? मैं उस सीधी सादी लड़की से मिलना चाहता हूँ। स्वप्निल ने अपनी व्यग्रता छुपाने की कोई चेष्टा नहीं की है। आप धैर्य रखेंगे तो उचित समय आने पर उससे मैं ही आपको मिलवाऊंगी। और हाँ स्वप्निल, वाणी सीधी नहीं है, उसका ध्येय सीधे मार्ग पर चलना है, राशील ने हंसकर बताया है। टेढ़े मेढ़े मार्ग पर मैंने चलकर देख लिया है, अब मैं भी सीधे मार्ग पर चलकर देखना चाहता हूँ। स्वप्निल किसी विचार में खो गया है। राशील को स्वप्निल अपने जैसा लग रहा है। उसने भी मार्ग से भटक कर देख लिया है। उसके भाग्य ने साथ दिया था। उसे अलका मैम मिल गई थी। उन्होंने ही उसका मार्ग और दुनिया सब कुछ बदल दिया है। स्वप्निल का तथाकथित टेढ़ा मेढ़ा मार्ग क्या है? राशील के मन में ये जानने की जिज्ञासा हुई है। आप किस टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलकर देख चुके हैं, मैं क्या ये जान सकती हूँ? राशील ने अपनी उत्सुकता नहीं छुपाई है। स्वप्निल कुछ देर सोचने की मुद्रा में रहा है, जैसे वो तय कर रहा हो कितना और किस प्रकार बताना उचित रहेगा। राशील ने उसे समय लेने दिया है। भाभी, मैं आपको सब सच बता दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ मेरा सच जान लेने के बाद भी आप मुझे वाणी से अवश्य मिलवाओगी। मुझे लगता है वाणी से मिलकर सीधे मार्ग पर चलने पर मेरा संकल्प पक्का हो सकेगा। स्वप्निल ने चुप्पी तोड़ी है। राशील स्वप्निल से वाणी को मिलवाने का ही नहीं, बल्कि उन दोनों का विवाह भी करवाने का निश्चय कर चुकी है। ये बात उसने मन में ही रखी है। आप चाहते हो तो मैं अवश्य उसको आपसे मिलवा दूंगी। अब आप मुझ पर विश्वास करके अपने बारे में सच सच सब बताओ। वो जान लेना चाहती है स्वप्निल वाणी के योग्य है भी या नहीं। एक तरह से आश्वस्त होकर स्वप्निल ने बताना आरंभ किया। वो अपना अतीत कहानी की तरह बता रहा है, जिसमें स्वप्निल नाम का लड़का प्रमुख पात्र है। स्वप्निल अमेरिका में रहता और वहां के अति धनवानों के बच्चों के स्कूल में पढ़ता है। तब वो 16 वर्ष का है। स्कूल के अन्य लड़के लड़कियों की भांति वो भी वीकेंड के दिनों में सैर सपाटा के साथ साथ रात्रि में होने वाली पार्टीज में जाने लगा है। उन पार्टीज में शराब, ड्रग्स, डांस, डिनर सब हुआ करता है। स्वप्निल को अपने बड़े भाई के साथ हुए कांड की जानकारी है। स्वप्निल ने अपने बड़े भाई पराग के साथ घटना से सीख ली है। वह पार्टी में बाकी सब कुछ करता है मगर ड्रग्स नहीं लिया करता है। वो शराब भी अपनी निश्चित की गई मात्रा से अधिक नहीं लिया करता है। स्वप्निल के फ्रेंड्स में लड़कों के साथ ही 3 लड़कियां भी हैं, जिनमें 2 श्वेत और 1 अश्वेत है। शराब पीकर स्वप्निल अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आमोद प्रमोद किया करता है, और जब डांस की बारी आती तो अपनी फ्रेंड्स में से किसी लड़की के साथ डांस किया करता है। ऐसी ही एक पार्टी में उसकी फ्रेंड में से एक लड़की कैथरीन ने अपने पर्स में से 2 टैबलेट निकाली हैं। एक स्वयं अपनी जीभ पर रखते हुए उसने दूसरी टैबलेट अपनी हथेली पर रखकर स्वप्निल के सामने बढ़ा दी है। स्वप्निल को आश्चर्य हुआ है। यह क्या है? स्वप्निल नहीं जानता है। ये फेंटेनिल है। इसे ड्रिंक्स के साथ लेने पर नशा अधिक आनंद प्रदान करने वाला हो जाता है, अचरज से उसे देखते हुए कैथरीन ने बताया है। कैथरीन, मैं ड्रग्स नहीं लेता हूँ। मेरी मानो तो तुम भी यह नहीं लिया करो। ये ड्रग्स अत्यंत अहितकारी होते हैं। कैथरीन ने टैबलेट अपने पर्स में वापस रख ली है।
तुम्हें नहीं लेना तो मत लो, मगर मुझे इसका आनंद लूटने दो, उसने स्वप्निल को बाध्य नहीं करते हुए कहा है। फिर वो स्वप्निल के साथ डांस करने लगी है। उस रात वो डांस करते हुए स्वप्निल से बुरी तरह चिपट रही है। ये कैथरीन पर शराब और ड्रग्स का प्रभाव है। स्वप्निल कम नशे में है और कैथरीन पर ड्रग्स के कारण अधिक नशा चढ़ा हुआ है। कैथरीन के उसके शरीर से बार बार चिपकने से स्वप्निल को अपने पर से नियंत्रण रखना कठिन हुआ है। कैथरीन स्वप्निल की बाहों में झूलने लगी है। उस पर नशे के प्रभाव से निद्रा हावी होने लगी है। कैथरीन ने अब तक सिर्फ शराब और ड्रग्स का सेवन किया है। पेट में केवल मादक द्रव्य ही रहें तो आंतों को क्षति पहुंचती है। ये स्वप्निल जानता है। वह उसे कुछ खिला देना चाहता है। वो अपनी बाजुओं पर थामकर कैथरीन को डिनर टेबल पर ले आया है। उसने स्वयं खाया और कैथरीन को भी खिलाया है। बाद में उसने अपनी कार से ही कैथरीन को उसके घर पर ड्रॉप किया है। उस रात स्वप्निल ड्रग्स लेने से तो बचा है, मगर कैथरीन के शरीर के मिले स्पर्श ने उसके युवा होते शरीर में एक नई तरह की भूख जागृत कर दी है। प्रायः हर वीकेंड ऐसी नाइट पार्टीज हुआ करती हैं। स्वप्निल उनमें जाता है। वहां वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस किया करता है। उसके साथ कभी कैथरीन, कभी जेसिका तो कभी शालोम हुआ करती है। डांस के बीच उनमें से कोई स्वप्निल के शरीर से चिपट नहीं रही होती तो वो ही खींचकर उसे अपने से चिपका लिया करता है। ये लड़कियां फ्रेंड भी हैं एवं नशे की स्थिति में भी होती हैं। अतः स्वप्निल की चेष्टाओं पर आपत्ति नहीं करती हैं, बल्कि वे भी स्वयं भी ऐसा करते हुए स्वप्निल के साथ का आनंद लिया करती हैं। ऐसी ही एक पार्टी में शालोम ने तो स्वयं ही स्वप्निल को रूम में चलने के लिए कहा है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 34 ने आधुनिकता की जटिलताओं और भारतीय परंपराओं के मूल्य के बीच एक स्पष्ट द्वंद्व प्रस्तुत किया है। स्वप्निल की टेढ़े मेढ़े मार्ग की कहानी उसके आंतरिक संघर्ष को सिद्ध करती है और वाणी को उसके लिए एक नैतिक कंपास, मॉरल कंपास के रूप में संकेत करती है। एपिसोड 34 की शक्ति और कथा विकास। सांस्कृतिक और नैतिक द्वंद्व। स्वप्निल के प्रश्न जैसे शारीरिक आवश्यकता और समलैंगिकता के बारे में अमेरिकी और भारतीय संस्कृति के बीच के व्यापक अंतर को स्पष्ट करते हैं और वाणी की पवित्रता को और भी अद्वितीय बनाते हैं। सीधा मार्ग की तलाश। स्वप्निल का ये कहना कि वो सीधे मार्ग पर चलना चाहता है और उसे लगता है कि वाणी से मिलकर उसका संकल्प पक्का हो सकेगा, यह उसके चरित्र को एक नया उद्देश्य देता है। समांतर कथाएं। राशील की तरह स्वप्निल भी मार्ग से भटक चुका है। दोनों अपने बुरे अतीत से मुक्ति चाहते हैं। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। जटिल प्रश्नों का उत्तर देते समय राशील का स्वर शांत, सूचित और संरक्षकता का भावलीय होना चाहिए। जब स्वप्निल अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करता है तो उसका स्वर गंभीर और ग्लानि से भरी हुई हो, जो भीतर की पीड़ा को प्रकट करे। संगीत। स्वप्निल की कहानी शुरू होने पर संगीत मंद, चिंताजनक और अंधकार में डार्क हो जाए। उत्कंठा, क्लिफ हैंगर। अंतिम दृश्य में संगीत तनावपूर्ण हो और फिर अचानक रुक जाए, जिससे प्रतीक्षा और उत्सुकता बढ़े। एपिसोड 34 समाप्त। कहानी अभी जारी है।